हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इग्नू गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज का वीडियो BSDLA 137 ले लेते हैं, आंगिक भाषा और संप्रेषण। इससे क्या होंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है ना। अब आंगिक भाषा होती क्या है, देखिए, ठीक है ना। तो जैसे भाषा तो हम पढ़ चुके हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करते हैं वो भाषा कहलाती है। ये होगी डिफिनेशन, ये होगा। अब भाषा के प्रकार जो होते हैं, जो माध्यम होते हैं, माध्यम कौन कौन से हो गए? तीन तरह के माध्यम होते हैं। एक लिखित माध्यम होता है, एक मौखिक माध्यम होता है, और एक क्या होता है? आंगिक माध्यम। हमने लिखित भी देख लिया, मौखिक को उच्चारित भी बोलते हैं, वो भी देख लिए। अब यहाँ पे हम आंगिक लेते हैं, ठीक है ना। तो आंगिक का मतलब क्या होता है? अच्छा, आंगिक का मतलब ये होता है कि अंगों के माध्यम से, ठीक है ना, अंगों के माध्यम से बात को कहना। राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अन्न, पहले मनुष्य और अन्य प्राणियों के संप्रेषण के बारे में विचार करना हो जो भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। तो जैसे जानवर हो गए जो भाषा का उपयोग नहीं करते हैं, तो दो तरह से संप्रेषण करते हैं वो। यानी जो लोग भाषा यूज नहीं करते वो संप्रेषण किस तरह से करेंगे, क्वेश्चन ही क्रिएट होता है। हालांकि क्वेश्चन आएगा नहीं। जैसे वो संप्रेषण के लिए आवाज यानी ध्वनि संकेतों का उपयोग करते हैं। जैसे कुत्ते अलग अलग स्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ संप्रेषण के लिए अलग अलग ध्वनियां निकालते हैं। हम लोग देखते हैं ना, कुत्ते कई तरह की आवाज निकालते हैं, भौं भौं, फिर कभी कभी मतलब कि एक रोने जैसे बोलते हैं यार कुत्ता रो रहा। तो वो अपनी बात को दूसरे कुत्तों को पहुंचाना चाह रहे हैं, अपने अपनी भाषा को, अपनी भाषा के माध्यम से अपने विचार दूसरे कुत्ते को बता रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला हो गया। दूसरा, वे आंगिक चेष्टाओं के माध्यम से अर्थ संप्रेषण करने का प्रयत्न करते हैं अपने अंगों के माध्यम से, ठीक है ना। जैसे गुस्सा दिखाने के लिए जानवर मुंह खोलकर दांत दिखाते हैं, तो क्या हो गया? ये आंगिक हो गया, ठीक है ना। और किसी अधीनस्थता दिखाने के लिए कुत्ता पूंछ खींच लेता है, दुम दबाता है, प्यार जताने के लिए पूंछ हिलाता है, ठीक है ना। तो इस तरह के जानवर जो बोल नहीं सकते हैं, जो लोग बोल नहीं सकते हैं, खासतौर पर जानवर, जो इंसान बोल नहीं सकता है, आंगिक प्रयोग कर सकता है, लेकिन ये नहीं करेगा। यहाँ पे जानवर की बात चल रही है, ठीक है। तो मनुष्य भी भाषा के साथ साथ आवाजों और आंगिक चेष्टाओं का अर्थ संप्रेषण के लिए करता है, ठीक है ना। अब संप्रेषण वो किस माध्यम से करता है? वो संप्रेषण अपने आंख के माध्यम से, ठीक है, अपने कान के माध्यम से, अपने ऊँट के माध्यम से, अपने भौं के माध्यम से, हाथ पैर के माध्यम से करता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे हम केवल संकेत या ध्वनियों से ही अपने संप्रेषण को व्यक्त करते हैं, ठीक है। जैसे चोट लग रही है, दर्द होने पर हम सिर्फ हूं कहकर अभिव्यक्ति करते हैं। होठों के मध्य तर्जनी को रखकर बच्चों को शा, उंगली को क्या करते हैं? होठों के बीच में रखते हैं, तर्जनी यानी उंगली को, बीच वाली को उंगली क्या बोलते हैं? सॉरी, किनारे वाली उंगली को तर्जनी यानी उंगली को रखकर बच्चों को शा, चुप करने के लिए कहते हैं। तो क्या हुआ? ये संकेत होते हैं, ठीक है ना। तो मनुष्य के संप्रेषण भी दो रूप होते हैं, उच्चरित भाषा अर्थ संप्रेषण, आवाजों और आंगिक चेष्टाओं के माध्यम से संप्रेषण। तो आंगिक संप्रेषण दो तरह के भाषा रूपों को अर्थात दो तरह के संप्रेषण पद्धतियों को इस चर्चा में रखेंगे। यानी उच्चरित लिखित भाषा पर आधारित है जिनका उपयोग भाषा के स्थान पर किया जाता है, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब उच्चरित और लिखित भाषा में गुप्त भाषा और संकेत भाषा होती है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो गुप्त भाषा का मतलब, गुप्त भाषा का प्रयोग समाज के कुछ विशिष्ट वर्ग करते हैं, ठीक है ना। जैसे चोर आपसी संप्रेषण के लिए समान शब्दों के विशिष्ट अर्थ निश्चित कर लेते हैं। तो चोरों की भाषा में तीली का अर्थ लाल टोपी वाला पुलिसकर्मी, बकरा का अर्थ होता है वह आदमी जिसे वो लूटना चाहते हैं, ठीक है ना। और व्यापारी हाथ के संकेतों के माध्यम से बेचने या दाम कम करने के बारे में आपस में विचार विमर्श करते हैं। तो ये गुप्त भाषा होती है जिसे हम कोड बोलते हैं, सेक्रेट कोड, सेक्रेट लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरी हो जाती है संकेत भाषा, तो साइन लैंग्वेज हो जाती है, ठीक है। ओके, अब ये क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर उच्चरित लिखित भाषा जो होते हैं उपयोग भाषा के स्थान पर जो किया जाता है, ठीक है ना। तो ये गुप्त और संकेत भाषा। तो संकेत भाषा के कई रूप होते हैं। जहाजी दो झंडों की स्थिति से वर्गों का संकेत करते हैं जिससे शब्दों की बर्तनी का पता चले और लोग एक दूसरे के दृश्य के माध्यम से संकेत को ग्रहण करें। उस जहाज में जब हम कोई चीज दिखाते हैं, ठीक है, जैसे रिले वगैरह, दौड़ वगैरह होती है, तो उसमें झंडे वगैरह दिखा के दिखाया जाता, बोला नहीं जाता है, भिसिल बजा दी जाती है या फिर झंडा दिखाया जाता है, मतलब वो चीज शुरू हो गई है, तो ये संकेत होते हैं, ठीक है ना।
किसी को मारना हो, बंदूक मारना, 2 उंगलियों को लेकर के बंदूक मारने जैसी वो करते हैं, तो क्या हो गया, ये संकेत के माध्यम से होता है। ठीक है, तो गुप्त भाषा और संकेत भाषा वास्तव में सामान्य भाषा के स्थानापन्न रूप है और विशिष्ट सामाजिक वर्गों के द्वारा सामान्य भाषा के अभाव में संप्रेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। जब हम कोई चीज नहीं कहना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हम इन भाषाओं का प्रयोग करते हैं और यह भाषा की तरह समाज द्वारा स्वीकृत या दृश्य व्यवस्था, जिससे प्रयत्न पूर्वक सीखना पड़ता है। ठीक है, ओके। इसकी तुलना में आंगिक संप्रेषण सामान्य भाषा का पूरक है। सह संप्रेषण का माध्यम होता है आंगिक। ठीक है, अब इसका उपयोग भाषा बोलने वाले सभी मनुष्य करते हैं। हम आप बोलते हैं तब भी आंगिक संप्रेषण करते हैं। जैसे कोई मेहमान गेस्ट घर में आ जाते हैं और हमारे घर में बच्चे होते हैं, उधम चौकड़ी मचाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, उन्हें आंखें दिखा देते हैं। तो क्या हो गया, आप उनसे कहना चाह रहे हो ना कि शांत बैठो, है ना, तो क्या हो गया, किसी के प्रति गुस्सा दिखाना हो तो हमारा चेहरा बिल्कुल लाल होता है, आंखें बिल्कुल लाल होती हैं, है ना। तो ये क्या होता है, शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जो शारीरिक हाव भाव होते हैं, जो भाषा के माध्यम से दिखाते हैं। ठीक है ना, राइट। कोई जा रहा हो, अगर उसे हमें बोलना नहीं चाहते तो उंगली के माध्यम से हम ऐसे बोलते, नीचे की उंगली करते, नहीं बैठ जाओ, जाने के लिए खड़ा हो रहा तो बोलते हैं बैठ जाओ। नहीं चाहिए तो कोई पूछ रहा कि घर में फैमिली में पूछते खाना और लेना, रोटी लेनी है, हम बोलने के बजाय क्या कर देते हैं, मुंडी नहीं में हिला देते हैं। लेना होता है तो हाँ अप डाउन कर देते हैं सिर को। तो ये होता है आंगिक भाषा। तो चलिए, पहला इसमें क्या आ गया, हाव भाव आता है। ठीक है ना, आंगिक भाषा में हाव भाव क्या होता है, आंगिक चेष्टाएं होती हैं जो मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ सह संप्रेषण के रूप में भी व्यक्त होती है। नहीं कहने वाला साथ में सिर भी हिलाता है और समान युक्ति के साथ व्यक्त हाव भाव की सूची इस प्रकार से हो सकती है। तो हाव भाव कैसे होते हैं, जैसे मैंने उसे भगा दिया तो हाथ से दूर का संकेत करते हैं, दूर से बोलते भग जाओ, है ना। मैं तुम्हें मारूंगा या मारूंगी, तर्जनी से ताड़न का संकेत करते हैं। ठीक है, मिल जाएगा, हाँ जैसी मुद्रा में सिर को 2-3 बार हिला देते हैं। मत करो यह काम, बाहर की तरफ खुली हथेली को धीरे दाएं बाएं 2 बार हिला देते हैं। ठीक है ना। अस्सलाम अलैकुम यानी हाथ को सलाम की मुद्रा में ऊपर ले जाना। मुझे कहीं नहीं जाना है, मतलब क्या बोल देते हैं, कोई अगर बोला चलो मार्केट चलना है तो आप बोल देते हैं, मुंडी ला देते हैं, मतलब नहीं जाना। चाय पीनी है, मुंडी ला देते हैं, नहीं। ठीक है ना। तो ये हाव भाव होते हैं। तो हाव भाव भाषिक अभिव्यक्ति के साथ इतने गहरे जुड़े होते हैं कि जनरली हम भाषण या संवाद की स्थिति में भी अंग चेष्टाएं करते हैं। हम बोलते हैं नहीं जाना है, मुंह से भी बोलते हैं और उंगली भी हिलाते रहते हैं, नहीं करो ये काम, मतलब बोलते भी है नहीं करो ये काम, उंगली को भी हिलाते हैं। तो क्या हो गया, बोलने के साथ साथ भी हम आंशिक चेष्टाएं यानी आंगिक चेष्टाएं यानी अंग के हाव भाव करते रहते हैं। ठीक है ना। तो यह भाषा का विभिन्न अंग हो गया, रूप के साथ साथ हाव भाव भी आ जाते हैं। ठीक है ना। उदाहरण के लिए लोग टेलीफोन पर बातचीत करते समय आंगिक चेष्टाएं करते, भले उन्हें देखने वाला कोई ना हो। तो उसने कहा था कि हाव भाव आंगिक चेष्टाएं सह संप्रेषण का हमने कहा माध्यम है, और इसका तात्पर्य है कि भाषा के अभाव में हम कभी कभी सिर्फ हाव भाव से अपने को अभिव्यक्त करते हैं। चुप रहने के लिए होठों के पास उंगली रखना, पास आने के लिए उंगलियों से संकेत करना, भूख के व्यक्त करने के लिए हम उंगलियों को खाने जैसा संकेत करते हैं और पेट की तरफ इशारा करते हैं, है ना। उंगलियों को मुंह की तरफ ले जाते हैं, 4 उंगलियों को बांध के 5 को, और पेट में एक हाथ पेट में रख लेते हैं और 5 उंगलियों को मुंह के पास ले जाके ऐसे अप डाउन करते, बाहर अंदर, बाहर से ही, मतलब भूख लगी खाना दे दो। ठीक है, ओके। तो आंगिक संप्रेषण हो गया, इसमें हाव भाव हो गया। हाव भाव की सामाजिक सापेक्षता क्या हो सकती है, तो हाव भाव के समाज सापेक्ष होते हैं। मतलब जैसे कि उत्तर में ना करने के लिए, उत्तर के लिए व्यक्ति ना करने के लिए दाएं से बाएं से हिलाता है, हाँ करने के लिए ऊपर से नीचे हम सिर हिलाते हैं। तो ये क्या हुआ, भारत में उत्तर के लिए। दक्षिण भारत में ना का संकेत समान है, लेकिन हाँ के लिए संकेत भिन्न प्रकार का है। वे जबड़े को घड़ी के पेंडुलम की तरह एक दिशा में दूसरी दिशा में घुमाते हैं। जबड़े को क्या करते हैं कि घड़ी की पेंडुलम की तरह एक दूसरे मतलब वही होता है हाव भाव। सामाजिक सापेक्ष का मतलब होता है यहाँ पर कि हर एक जगह में, हर एक रीजन्स में, हर एक क्षेत्र में अलग अलग मतलब अलग अलग हाव भाव होते हैं। सॉरी, मतलब एक होता है, हाव भाव अलग होते हैं। जैसे हाँ करने के लिए हम लोग उत्तर भारत में ना करने के लिए सिर को दाएं बाएं हिलाते हैं और हाँ करने के लिए ऊपर नीचे करते हैं। ना का संकेत तो दक्षिण भारत में सेम होता है, लेकिन हाँ के लिए क्या करते हैं, जबड़े को घड़ी की पेंडुलम की तरह ऊपर नीचे दिशा में घुमा देते हैं। ठीक है ना। तो उत्तर भारत में क्या हो गया, ये नहीं
और हाँ नहीं दाएं बाएं, और हाँ ऊपर नीचे। और दक्षिण भारत में नहीं के लिए दाएं बाएं होता है, लेकिन हाँ के लिए क्या होता है, जबड़े को पेंडुलम के आकार में घुमाना। तो इस तरह दक्षिण में हाँ के लिए दाएं बाएं, ऊपर नीचे दोनों गतियों का सम्मिश्रण होता है, कारण दोनों के साथ भ्रम पैदा करता है। ठीक है ना, ओके। चलिए दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जहां एक ही संकेत अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग अर्थ देते हैं। जैसे हथेली जमीन की तरफ, चारों उंगलियां एक साथ रखें और उंगलियों को ऊपर से नीचे की तरफ अपनी तरफ लाएं, तो भारत के संदर्भ में इसका तात्पर्य आओ होता है। यानी हथेली जो है जमीन की तरफ करिए, ठीक है, और चारों उंगलियों को एक साथ रखें, यानी कि हाथ को फैला के और उंगलियों को अपने ऊपर नीचे करना, तो क्या हो गया, आना हम बुलाते हैं जैसे। और यही संकेत अमेरिका संदर्भ में विदाई के अवसर पर टाटा करने का अर्थ देता है। सिर्फ फर्क ये होता है कि आने के लिए हम उंगलियों को ऊपर नीचे करते हैं और टाटा के लिए दाएं बाएं करते हैं। हालांकि फर्क तो है इसमें देखिए, लेकिन फिर भी अमेरिका में विदाई के अवसर पर इसी तरह का टाटा किया जाता है। फिर अमेरिकी आओ के लिए किस संकेत का उपयोग करते हैं, तो हथेली ऊपर, तर्जनी ऊपर उठी हुई, बाई उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई होती हैं, वे तर्जनी को अपनी तरफ घुमाओ तो आओ का अर्थ निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सामाजिक परिप्रेक्ष्य किसका, हाव भाव का। ठीक है, ओके। देख लेते हैं हाव भाव के प्रकार क्या है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हाव भाव संप्रेषण के संकेत होते हैं, यानी मौखिक भाषा के साथ साथ चलते हैं। ठीक है ना, और मौखिक भाषा के साथ साथ हम इनका उपयोग भी करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कथ्य या संदेश के आंगिक प्रतिरूप होते हैं, संप्रेषण को पुष्ट करते हैं। जैसे मैं तुम्हें मारूंगा के साथ मुक्का दिखाना, दौड़ कर आओ के साथ उंगलियों के आने का संकेत करना, मुझे क्या मालूम है कहने के साथ कंधे उचकाना, और मैं चीर कर रख दूंगा जैसे धमकी के साथ बड़े हाथ को काटने के अंदाज में एक और दूसरी ओर ले जाना। तो हाव भाव होते, ठीक है ना, राइट, ये कार्य होते हैं हाव भाव के। फिर अक्सर मौखिक भाषा के अभाव में उनके स्थान पर हम संकेत इशारे से काम करते हैं। जैसे बिना बोले कंधे उचकाना यानी मैं क्या जानूं का अर्थ देता है, दोनों हाथ जोड़ना यानी नमस्कार करना, और इसी तरह से निम्नलिखित कुछ संकेत और भी होते हैं। हम जीत गए, हम जीत गए जो होता है ये देखिए अंग्रेजी अक्षर भी के समान होगा, तो ये भी बना हुआ है। ठीक है ना, विक्ट्री। ठहरो, आगे मत बढ़ो, हाथ उठी है, हाथ ऊपर उठी है हथेली, क्या आप मुझे अपनी गाड़ी में ले जा सकते हैं, लिफ्ट दे सकते हैं, तो लिफ्ट के लिए होता है। अंगूठे को देखिए किस तरह से घुमाया गया है। ठीक है ना, शांत, चुप, जरा रुकिए, आगे पीछे हिलता हुआ हाथ जो होता है ना, तो ये क्या होता है, ये होता है बिना बोले किसी चीज को कह देना संकेत के माध्यम से। अब हाव भाव प्रदर्शन का काम करते हैं, भाव प्रदर्शन का, और छाती पीटना शोक संदेश प्रेषित करता, मुंह बिचकाना भाव घृणा का भाव प्रदर्शन होता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, प्रदर्शन, भाव प्रदर्शन हो गया। फिर हाव भाव दिशा आदि के दृश्य सांकेतिक होते हैं। जैसे यह है, वह है, ऊपर नीचे शब्दों को बिना हाव भाव के नहीं बोल सकते, अर्थात हम शब्द बोलने के साथ में अर्थ का संकेत भी करते हैं। ठीक है ना, वह ताला खोलकर अंदर गया, ताला खोलने का संकेत अंदर जाने का संकेत होता है। उसने एक चाटा मारा और धक्का दे दिया तो संकेत में होता है। तो जब लोग बातचीत के कई अंशों को संकेत से दिखाए जाए तो देखने वाले को पूरी बात को दृश्य के रूप में देखना जैसा आभास होता है। ठीक है, तो इसे नाटकीय अंदाज में बोलना कहा जाता है। फिर संकेतों के कारण कही हुई बात को अच्छी तरह समझने में सुविधा होती है। जैसे रास्ता बताने वाली दिशा, दूरी आदि का संकेत करते जाना, और जिससे कही हुई बात स्पष्ट समझ में आ जाती है। हाव भाव के अक्सर ये हम भी जान लेते हैं कि व्यक्ति या कहने वाला किस मन स्थिति में है, अर्थात हाव भाव संप्रेषण के अनुमान आधार बना देता है। कोई दुख में है कि सुख में है, रो रहा है तो दुख में है, हंस रहा है तो सुख में है, इस तरह से। ठीक है ना, तो ये कार्य है आपके हाव भाव के। ठीक है, ओके। अब उसका भाषा स्थान अभी जो हम पढ़ के आए इतना काफी है। हाव भाव से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इसी को लिख दीजिएगा। ठीक है ना, आंगिक भाषा क्या होती है। अब आंगिक संप्रेषण का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष आंगिक भाषा। अभी हमने आंगिक संप्रेषण देखा, यानी विचार आदान प्रदान करने का जो तरीका होता है वो आंगिक संप्रेषण होता है अंगों के माध्यम से। लेकिन आंगिक भाषा क्या होता है, तो मनोभावों को शब्दों से व्यक्त करते हैं, यानी कि हमारा शरीर भी इन मनोभावों को व्यक्त करता है। ठीक है ना, जैसे हम क्रोध में होते तो आंखें लाल हो जाती है, चेहरे की मांसपेशियां तन जाती है, और कभी कभी गुस्से में शरीर में कंपन होता है, हाथ खिंच जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम बिना भाषिक अभिव्यक्ति के भी मनोभाव को समझ जाते हैं। शर्म, घबराहट, प्यार, घृणा आदि भाव आंगिक प्रतिक्रिया के मालूम होते हैं, और भले इन्हें शब्दों से व्यक्त न किया जाए। ठीक है ना,
जैसे हिंदी में एक लोकोक्ति है, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, तो प्रकट करता है, ठीक है ना। अर्थात किसी व्यक्ति के प्यार को बिना उसके बताए हम उसकी आंगिक भाषा से ही समझ जाते हैं, तो ये आंगिक भाषा हो जाती है। तो हाव भाव और आंगिक भाषा में अंतर क्या है, ये देख लेते हैं। देखिए, पहला हो गया कि दोनों में आंगिक चेष्टाएं दिखाई देती हैं, ठीक है ना, लेकिन दोनों की प्रकृति में अंतर है। तो पहला क्या हो गया, आंगिक चेष्टाओं में प्रकृति में अंतर। हाव भाव ज्यादातर यादृक्ष है, समाज सापेक्ष है, और व्यक्ति के लिए इसका उपयोग ऐच्छिक भी है, जरूरत पड़ने पे वह करता है, ठीक है, चाहे तो करे चाहे तो ना करे, वो बोल भी सकता है। और इसकी तुलना में आंगिक भाषा जो है सार्वभौम है, अर्थात संसार में सभी व्यक्ति गुस्से में ऐसी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। आंगिक भाषा सहज है, अर्थात हम गुस्से में चाहे तो भी आंगिक प्रतिक्रियाओं को दबा नहीं सकते हैं। तो हाव भाव प्रकृति में अंतर होता, दोनों की प्रकृति में। हाव भाव यादृक्ष होता है, समाज सापेक्ष होता है, व्यक्ति इसका उपयोग ऐच्छिक रूप में कर सकता है, चाहे तो करे चाहे तो ना करे, बिना हाव भाव के भी वो बोल सकता है। लेकिन आंगिक भाषा सार्वभौम है, मतलब संसार में सभी जगह है, क्योंकि अगर व्यक्ति गुस्से में है तो हर एक जगह का व्यक्ति गुस्से में यही प्रतिक्रिया करेगा। और आंगिक जो भाषा होती है वो सहज होती है, ठीक है ना। तो आंगिक भाषा के दो रूप यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक शारीरिक प्रतिक्रियाएं और दूसरा जो है यहाँ पर शरीर की रासायनिकी, यानी शारीरिक प्रतिक्रियाएं और शरीर की रासायनिकी, ठीक है। ऊपर पढ़ चुके हैं शरीर प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, हाँ, तो दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको आंगिक भाषा प्रमुख इसके चरण होते हैं, 5 चरण इसके हैं। पहला क्षेत्र है, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच संप्रेषण के स्तर पर 4 तरह की दूरियां होती हैं। घनिष्ठता, परिचय का क्षेत्र, सामाजिक संपर्क, सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, ओके। पहली तस्वीर में दोनों घनिष्ठ मित्र हैं क्योंकि वो पास में हैं। फिर दूसरी तस्वीर में दोनों नव परिचित व्यक्ति हैं, नव परिचित, और घनिष्ठता के क्षेत्र में नहीं घुस सकते, देखिए उनके बीच में दूरी है, मतलब अभी वो परिचित हो रहे हैं और ये पहले से परिचित है। तो ठीक है, जैसे सामाजिक संपर्क में आपका नौकर घर में आया, डाकिया, रास्ता पूछने वाला, अजनबी आदि लोग आते हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य लोगों के समूह से जिसे हम संबंधित करते हैं, संबोधित करते हैं। लिफ्ट में 8-10 लोग ठुसे खड़े हैं, ये क्या होता है, ये सार्वजनिक होता है क्षेत्र। भौतिक निकटता के बावजूद ये घनिष्ठता क्षेत्र में नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। घनिष्ठता के क्षेत्र में खड़े व्यक्ति एक दूसरे के मुखातिब होते हैं, आंखें मिलाकर बात करते हैं, और प्राय शारीरिक स्पर्श, हाथ थपथपाना, कंधा छूना, प्रशंसा में ताली देना, शाबाशी कोहनी मारना आदि, यानी टच करके, तो ये घनिष्ठता के क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना। अंदाज, हाथ रखने का अंदाज, बैठने खड़े होने का अंदाज, व्यक्ति के स्वभाव तमन्ना स्थिति का बोध कराते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं जो आपको थोड़ा देखना है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकता है, देखिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि आंगिक संप्रेषण क्या है, आंगिक संप्रेषण के मेन प्रकार कितने तरह के होते हैं, आंगिक संप्रेषण भाषा से किस तरह से भिन्न है, ठीक है ना, या तो भाषिक संप्रेषण और आंगिक संप्रेषण का संबंध है, यानी किस तरह से अलग है, किस तरह से जुड़े हुए हैं। बस आपको इसमें यही करना है, इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है सिर्फ इतने ही पूछे जाएंगे। आंगिक संप्रेषण क्या है, आंगिक संप्रेषण के प्रकार क्या है, आंगिक संप्रेषण कितनी तरह का होता है, आंगिक संप्रेषण भाषा संप्रेषण में क्या संबंध है, ठीक है ना, यही चीजें इसमें पूछी जाएगी, या फिर हाव भाव से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बता ही दिया है आंगिक संप्रेषण क्या होता है, पहले वाली यूनिट में भी बताया, इसमें तो अलग से ही दे दिया है ना, कि अपने अंगों के माध्यम से, आंख कान आंख मुंह के माध्यम से जब हम किसी अपनी बातों को, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वो क्या कहलाता है, भाव भंगिमाओं के माध्यम से, तो आंगिक संप्रेषण कहलाता है, ठीक है ना, राइट। तो इसको ज्यादा समझाने की जरूरत तो है नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।